चेतावनी। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी। यानी मैं प्रेमचंद हूं। लोग मुझे मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते और पुकारते हैं। मेरे नाम के पहले मुंशी क्यों जोड़ दिया गया है, मुझे मालूम नहीं। इसकी वजह शायद ये ना हो कि मैं लिखता हूं, बल्कि शायद ये हो कि मैं बहुत और निरंतर लिखता हूं, किसी सरकारी दफ्तर के मुंशी की तरह। वैसे मेरा असल नाम भी प्रेमचंद नहीं, मेरा असल नाम धनपत राय है, यानी साहिबे मालुजर। ये नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। अगर वो और अधिक जीवित रहते तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती। मेरा जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस से 4 मील दूर लमही नाम के गांव में हुआ था। मेरे चच्चा तो मारे दुलार के मुझे नवाब कहते। उनकी देखा देखी घर और पास पड़ोस वाले भी मुझे नवाब कहने लगे, साथ ही संगी भी, वरना नवाब और नवाबियत से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। मामला यूं था कि पिताजी डाकखाने में मुंशी थे, माता मरीज, एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे। जब मैं 7 साल का था तो माताजी का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ किस्से कहानियों की सौतेली माँ की तरह मुझे यातनाएं तो न देती, पर गाहे बगाहे झिड़कियों और उलाहनों से जरूर नवाजती रहती। इस अभाव को मेरी बड़ी बहन अपने लाड प्यार से पुर करती। पर क्या कहिए कि बहन की प्रथा अनुसार कम उम्री में ही शादी हो गई और वो अपने ससुराल सिधारी। इसी 7-8 साल की उम्र में मेरा दाखिला एक मदरसे में करवा दिया गया, जहां मैं एक मौलवी साहब से उर्दू फारसी पढ़ता। मौलवी साहब में 2 खुसूसियात थीं। पहली ये कि वो पढ़ाते बहुत उम्दा थे, दूसरी वो हाजिरी न लेते थे। मेरे नजदीक दूसरी खुसूसियत पहली से बेहतर थी। मैं कभी कभार मदरसे से गैर हाजिर हो जाता। उर्दू फारसी की मश्क के बजाय गोलियों और गुल्ली डंडे की मश्क करता। पर शत शत प्रणाम मौलवी साहब को कि उनकी वजह से मुझ में उर्दू और फारसी की शुद्धबुद्ध पैदा हो गई। वो ना होते तो मैं ना तो मौलवी शरर को पढ़ पाता, न पंडित रतननाथ सरशार को, न मिर्जा रुसवा को, न हरदोई के मौलवी मोहम्मद अली को, न पुराणों का उर्दू अनुवाद, न बंकिम चंद्र चटर्जी के बांग्ला नावलों और अफसानों का उर्दू अनुवाद, और न ही तिलिस्म होशरुबा। मेरे लिखने लिखाने के शौक की प्रेरणा यही लेखक और किताबें हैं जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया। मेरे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, जो पढ़ने पढ़ाने में मेरी रुचि को लेकर मुझ पर हर समय फप्तियां कसते। खुद उनमें ढेरों बुराइयां थीं, जिस पर उनकी नजर न पड़ती। मैंने भी एक रोज बदले की भावना से प्रेरित होकर उन पर एक नाटक लिख डाला, जिसमें उनकी बुराइयों और कमियों का खूब मजाक उड़ाया गया था। तब मैं यही कोई 12-13 साल का था। ये नाटक मेरी पहली साहित्यिक काविश थी। अरे नवाब राय। जी मामा जी। इधर आओ। ये पढ़ने के साथ साथ अब लिखने भी लगे हो? नहीं तो फिर ये नाटक किसने लिखा है? हमने। और इसके मुख्य पात्र हम हैं, जिसकी खिल्ली उड़ाई गई है। नहीं तो। और अब इस नाटक को खेलने का भी विचार है? मामा जी, आप
मना करेंगे तो नहीं खेलूंगा। क्या भरोसा? आपके सर की कसम। एक मुहावरा है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। पढ़ा या सुना तो हो गई ये? जी, पढ़ा सुना है। हाँ, तो तुम्हारे सामने इस मुहावरे की एक मिसाल पेश करता। तो ये थी मेरी पहली काविश, जिसकी आहुति अग्नि देवता को दे दी गई। मेरे अरमान फिर भी जलकर राख न हो सके। उन दिनों मेरा इरादा एमए तक पढ़ने का था। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता था। घर के हालात भी सुधर रहे थे। पिताजी का वेतन 40 रुपये महाना हो गया था, पर कुदरत की सितम ज़रीफी को क्या कहिए कि 40 रुपये तक पहुंचते पहुंचते पिताजी की मृत्यु हो गई। यूं तो वो बड़े ही दूरंदेश और जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही थे। उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, सौतेली माँ थी, उनके 2 बच्चे थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं। घर में जो कुछ लेई पूंजी थी वो पिताजी के 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी। पर पांव में लोहे की नहीं, अष्ट धातु की बेड़ियां थीं और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन हुआ करते थे। 4 बजे शाम को पहुंचता था। पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे रात से पहले घर न पहुंच सकता और सुबह 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। 1898 में मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया 2nd डिवीजन में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की उम्मीद न रही, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा न था कि फीस देकर पढ़ पाता और फीस सिर्फ अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी। संयोग से उसी साल काशी में हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे। कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था। कैसे आना हुआ? मेरा नाम धनपत राय है। 11वें दर्जे में हिंदू कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूं, पर फीस देने की क्षमता नहीं रखता। पिताजी का भाई, इस बात का संबंध तो कॉलेज से है। जी, कॉलेज में दाखिले के सिलसिले में ही मैं कॉलेज की बात घर पर नहीं करता। खैर, कॉलेज गया। रिचर्डसन साहब से मुलाकात हुई, पर निराशाजनक। फीस मुआफ न हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर शहर की मुअज्जिज हस्तियों की सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी अर्जी पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं? कोई अपना 75 न था। कई दिनों बाद एक सिफारिश मिली।
एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की इंतजामिया कमेटी में थे। उनसे जाकर रोया, उन्हें मुझ पर दया आ गई, सिफारिशी चिट्ठी दे दी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल साहब से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 हफ्ते से पहले न टला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन दरवाजे पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो, पर कुछ अस्वस्थ दिखते हो बच्चा। पुरोहित जी, ज्वर चढ़ रखा है पिछले 10 दिनों से। ओहो हो। गरीब के कर्जे की तरह उतरने का नाम ही नहीं लेता। अभी एक जड़ी बूटी लेकर देता हूँ, ठीक है? काली मिर्च में पीस कर खाओ, पलक झपकते ही रोग फुर्र हो जाएगा। पर ठीक होने के 7 दिन बाद तक औषधि लेते रहना। जादू सा असर हुआ। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी कि इस दवाई ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। पंडित जी, इस जादुई जड़ी का नाम बता दीजिए। क्यों, क्या करोगे? कभी आपकी अनुपस्थिति में बीमार पड़ा तो इसका सेवन कर लूंगा। नाम बता देने से असर जाता रहता है। एक महीने बाद फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल साहब ने मेरी तरफ तीखी नजरों से देखा। इतने दिन कहाँ थे? बीमार हो गया था। बीमार? क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर बुखार बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझे। बुखार तो बड़ी मामूली बीमारी है, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी नहीं। बात बनेगी नहीं। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जिससे प्रिंसिपल साहब के दिल में दया भाव पैदा हो। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट? और इतना जल्दी ठीक हो गया? जी। ओके, एडमिशन फॉर्म भर के लाओ। मैंने समझा बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खानापुरी की और पेश कर दिया। प्रिंसिपल साहब उस समय कोई क्लास ले रहे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। ये नई मुश्किल पैदा हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी मजमून में पास होने की मुझे उम्मीद न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? किस्मत पर भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2-4 ही मिनट में मुझे अंदाजा हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने मजमून के माहिर हैं। घंटा खत्म होने पर उन्होंने आज के सबक पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर सैटिस्फैक्ट्री लिख दिया। दूसरा घंटा बीज गणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। इन प्रोफेसर साहब ने गणित यानी हिसाब में मेरी परीक्षा ली। मैं फेल हो गया। फॉर्म पर हिसाब के खाने में अनसैटिस्फैक्ट्री लिख दिया गया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। हिसाब का विषय मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट मैंने 2 बार प्राइवेट पास करने की कोशिश की,
दोनों बार हिसाब में फेल हुआ। तंग आकर इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। खैर, दौड़ पीछे की तरफ, ऐ गर्दिशे अय्याम तू। मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह हिसाब सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। पर इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया। भाई, ऐसा है कि 5 रुपए माहाना मिलेंगे। अब बताओ, मंजूर है? वकील साहब, मंजूर तो है, पर समस्या ये है कि शहर में मेरा अपना मकान नहीं। कोई 1-1.5 रुपये तो किराए में ही लग जाएंगे। जो बचेगा उसमें ना तो मेरी गुजर बसर हो सकेगी, ना ही घर वालों की। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं। मेरे अस्तबल के ऊपर एक कच्ची कोठरी है, वहां रह सकोगे? मैं उसका किराया नहीं लूंगा। मैं तो अस्तबल में भी रह लूंगा। घोड़ा अपनी काया के विपरीत बहुत सहज और सरल जानवर है। मैंने 2 रुपए में अपना गुजर करके 3 रुपए घर पर देने का फैसला किया। कच्ची कोठरी में एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता हिसाब पढ़ने। लेकिन हिसाब तो बहाना था। उपन्यास वगैरह ही पढ़ा करता। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, उनके साले साहब मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे ये नौकरी मिली थी। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। महीने के अंत में कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपये दे आता। दूसरे दिन फिर उधार लेना शुरू कर देता। इसी तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बजाज से 2-2.5 रुपये के कपड़े लिए थे। रोज उधर से निकलता था। जब 1-2 महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका, तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया, उसका सुखन तकिया था। हम लोग भी उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने उधार लिए थे। वो पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन ब दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है ये ना जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी। 2 दिन 1-1 पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का इरादा किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतर ही रहा था कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, अरे सुनो, अरे तुम्ही से कह रहा हूं, कहाँ पढ़ते हो तुम? श्रीमान, पढ़ता तो कहीं नहीं हूं, पर आशा करता हूं कि कहीं नाम लिखा लूंगा। मैट्रिकुलेशन पास हो? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है? इच्छा तो बहुत है, पर नौकरी मिलती नहीं।
मैं चुनार में एक छोटे से स्कूल में हेडमास्टर हूँ। मुझे एक सहायक मास्टर की जरूरत है। 18 रुपए वेतन मिलेगा। 18? हाँ, 18 रुपए। इतनी आय तो मुझ थके हारे पथिक की कल्पना से भी परे है। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। ये सन 1899 की बात है। मैं चुनार के उसी स्कूल में असिस्टेंट मास्टर हो गया। पर 1 साल के अंदर अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई कि मेरा आबुदाना उस स्कूल से उठ गया। यूं तो स्कूल में मुझे पढ़ने और पढ़ाने के अलावा किसी और चीज से सरोकार न था, पर एक रोज स्कूल की टीम और अंग्रेजी फौज की रेजिमेंट के बीच फुटबॉल मैच हुआ। अंग्रेजी फौज मैच हार गई। जीत के जश्न में मैं भी स्कूल के बच्चों के साथ शामिल हो गया। हिप हिप हुर्रे के जोरदार नारे लगाए। ये बात स्कूल की इंतजामिया को अच्छी न लगी। उसी स्कूल में मेरे साथ मौलवी इब्ने अली भी पढ़ाते थे। स्कूल इंतजामिया उनसे किसी बात पर नाराज हो गई और उन्हें स्कूल से निकालने पर तुल गई। मुझे लगा ये मौलवी इब्ने अली के साथ ज्यादती है। मैंने मौलवी इब्ने अली का पक्ष लिया। स्कूल इंतजामिया ने इब्ने अली साहब के साथ साथ मुझे भी निकाल बाहर किया, लेकिन इस बार मैं किस्मत का धनी निकला। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर बेकन की राय मेरे बारे में अच्छी थी। उनकी सिफारिश से मैं बहराइच के एक सरकारी स्कूल में टीचर मुकर्रर हो गया। ये सन 1900 की बात है। तब से 1921 तक मैं टीचर ही रहा। कस्बे कस्बे, गांव गांव, शहर शहर, प्रतापगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, बस्ती, गोरखपुर पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा और लिखता रहा। इस दौरान मेरे साथ 1-2 गैर मामूली घटनाएं और घटीं। अव्वल तो ये कि मैंने आखिरकार इंटरमीडिएट पास कर ही लिया। मैट्रिकुलेशन पास करने के 1-2 बरस बाद नहीं, पूरे के पूरे 18 बरस बाद, सन 1916 में, जब मैं शहर बस्ती में स्कूल टीचर था। यानी मैं 18 साल बाद हिसाब के मजमून में पास हो सका। जी नहीं, मैं इंटरमीडिएट तब पास कर सका जब यूनिवर्सिटी ने हिसाब नाम के मजमून लेने की शर्त उठा ली। अगर जांच की जाए तो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट पास करने में सबसे ज्यादा समय लेने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही होगा। दूसरी घटना जरा तफसील तलब है। नॉवेल तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला, असरार मआबिद, और दूसरा 1904 में, हम खुरमाओ हम सवाब। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। ये 1907 में मशहूर रिसाले जमाना में छपी। उसके बाद मैंने 4-5 कहानियां लिखी। 5 कहानियों का संग्रह सोज़े वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गरम दल सरगर्म अमल था। इन 5 कहानियों में देश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपने झोपड़े में बैठा हुआ था कि मेरे नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो। जाड़ों के दिन थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सोज़े वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। ये किताब तुमने लिखी है? जी। तुमने इसमें जो कुछ लिखा है जानते हो उसका क्या मतलब है? क्या कहते हैं उसे? देश प्रेम। नो नो नो, बगावत, सरासर बगावत। शुक्र करो कि तुम अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का दौर होता तो आज तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाते। तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है। सोज़े वतन की सारी कॉपी सरकार के हवाले करो और आज के बाद
बिना सरकारी परमिशन के कुछ नहीं लिखोगे। सोज़े वतन की 1000 कापियां छपी थीं और सिर्फ 300 ही बिक पाई थी। बाकी 700 प्रतियां मैंने जमाना के दफ्तर से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी, जो तुरंत ही जला दी गईं। इस तरह मेरी एक और काविश आग की नजर हुई। अफसोस ये था कि इस वजह से सोज़े वतन के प्रकाशक और मशहूर जमाना रिसाले जमाना के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम को खासा नुकसान पहुंचा। अफसोस जताने की गरज से उनके दफ्तर कानपुर पहुंचा। अच्छा, तो अब क्या इरादा तुम्हारा? दया नारायण साहब, मैं अपने आप को लिखने से बाज नहीं रख सकता। क्या करूं? लिखता हूं तो हुकूमत के इताब का शिकार होता हूं, न लिखूं तो जमीर का चोटता है। फिर तो जरूर लिखिए, लेकिन किसी और नाम से। किसी और नाम से? हाँ, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? नवाब राय ही कौन सा आपका अपना असली नाम है? जब तजवीज सुझाई है तो नाम भी सुझा दीजिए। प्रेम स्वरूप? थोड़ा जटिल है। प्रेमचंद? थोड़ा कम जटिल है। ये मेरा तीसरा नाम है और आखिरी भी, क्योंकि 1909 से लेकर तादमे तहरीर मेरी कोई भी सृष्टि स्वाहा नहीं हुई है, ना ही मैं बगावत के इल्जाम में धरा गया हूं। मैं अब 56 बरस का हूं और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं। आप कहेंगे 56 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है, पर क्या कहूं, जब बेरोजगारी दूर हुई तो बीमारी ने आ घेरा। 1910 से लेकर अब तक मैं दायमी पेचिश में मुब्तला हूं। लाख इलाज कराया पर बेसूद। न कोई जड़ी बूटी काम आई, न पुरोहित। हालत ये है कि पेट रोज बरोज बढ़ता और बाकी शरीर घुलता जाता है। सख्त बीमारी के बावजूद लिखना पढ़ना न छोड़ सका, वो इसलिए कि खेतिहर दलित मेरी प्रेरणा है। ये वो वर्ग है जो अपनी दिनचर्या में बीमारी हो या आजारी कोई फर्क नहीं आने देते। खुलासा ये कि मैं मृत्यु शैया पर हूं। मुख्तसरन अपनी जिंदगी के कुछ और पन्ने पलट देता हूं। मेरी पहली शादी कामयाब न हो सकी, नतीजा तलाक की सूरत निकला। 1906 में मैंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरी शादी की। ये महज एक इत्तेफाक है कि उन्हीं दिनों में अपना नॉवेल हम खुरमाओ हम सवाब लिख चुका था, जिसका नायक एक विधवा लड़की से विवाह करता है। मेरी वसीयत है कि मुझे अपने उपन्यासों और कहानियों के नायक नायिकाओं की तरह आदर्शवादी न समझा जाए। 1920 में गांधी जी से प्रेरित होकर मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद का दौर संघर्ष मगर संतुष्टि का दौर है। खादी की दुकान खोली, न चली। अपना प्रेस खोला, न चला। एकाध और नौकरियां की, निराश रहा, निराश किया। बंबई फिल्म नगरी का रुख किया। पैसे की चकाचौंध के बावजूद वहां भी कदम न जम सके। हिसाब में सदा का कमजोर जो ठहरा, दिमाग अब भी साथ देता है, हाथ पैर नहीं। इन दिनों लेटे लेटे कहानी लिखी है, कफन। शायद ये मेरी अंतिम कहानी हो। मजीद क्या कहूं, मैंने कलम और कागज के साथ वही किया जो किसान हल और बैल के साथ करता है। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ।